नमस्कार आप सभी को। डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज से एक बार फिर से आपका ये सेशन प्रारंभ किया जा रहा है और अभी ये सेशन आपकी परीक्षा तक नियमित रहेगा, प्रयास यही रहेगा। ठीक है। और पूर्व की भांति जैसे अभी तक हमारे इस सेशन में 10 प्रश्न होते थे, आज भी 10 ही प्रश्न हैं। एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए होता था, वो अभ्यास प्रश्न भी है। अभ्यास प्रश्न का जो जवाब है वो आपको कल दिया जाएगा। ठीक है। और अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, तो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए आवश्यक है कि आप उस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस सेशन के दौरान कई सारे होमवर्क भी आपको दिए जाते हैं, कई सारे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जिनके बारे में आपसे बोलना होता है, जिसके बारे में आप हमें शेयर करते हो जवाब। वो कार्य भी आपको नियमित करना है। जैसे अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते थे, उसी प्रकार से प्रतिदिन के करंट अफेयर्स के होमवर्क को भी आप हमें शेयर करोगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बारे में आपको पूर्व में ही बता दिया गया था, इसलिए आवश्यक है कि समय से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया करें। और 10 प्रश्न में यदि एक भी प्रश्न आपका छूट गया तो आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि यदि निःशुल्क के स्तर पर देखें तो किसी भी चैनल पर आपको इतना अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स की यदि मैं बात करूं तो निःशुल्क कहीं भी इतनी डिटेल्ड जानकारी में आपको देखने को नहीं मिलता। यदि कहीं होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। हाँ, पेड में यदि आप जाओगे तो पेड में बहुत सारे संस्थान है जहाँ पे करंट आपको उच्च गुणवत्ता का ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन निःशुल्क के स्तर पर जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे साथ, तो ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न बोला जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न ऐसे भी बोला जा सकता था कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं और आपको उसी आधार पे बताना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की बात हो रही है। संस्थाओं में यदि हम बात करें, यूनाइटेड नेशन, यूएनईपी, FAO, WTO, ये संस्थाएं दी हुई हैं। इनके बारे में आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, बताइएगा अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है। फास्ट जवाब। जो लोग विलंब से आ रहे हैं रेगुलर हो जाइए। जरूरी है कि आप रेगुलर रहें, तभी चीजें आपकी बेहतर होंगी, विशेष रूप से करंट अफेयर्स के सेशन में। चलिए बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है। सबसे पहली बात, ये मनाया कब जाता है तो आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब बात आती है इस प्रश्न की कि भाई किस संस्था द्वारा मनाया जाता है। तो एक संस्था है जिसका नाम है FAO। इसको क्या बोलते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में यदि हम बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। तो याद रखिएगा, यह खाद्य एवं कृषि संगठन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। 2012 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। 2012 से ये मनाया जाता है। 2012 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। और यह भी आपको याद रखना है कि यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको पहुंचना पड़ेगा इटली। इटली के किस शहर में जाना पड़ेगा आपको? इटली के रोम शहर में जाना पड़ेगा, जहां पर FAO का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बात हो रही थी किसकी? वन दिवस की बात हो रही थी, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की बात हो रही थी। तो आपको पता होगा कि भारत में यदि हम वनों की बात करें, भारत में वनों की यदि हम बात करें, तो वनों की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यदि कहीं पर वन है, सबसे अधिक क्षेत्रफल मतलब सबसे अधिक वन क्षेत्रफल यदि कहीं पे है, सबसे ज्यादा वन यदि कहीं पे है भारत के किसी राज्य में है, तो याद रखिएगा भारत का वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक वनों का जो क्षेत्रफल है वो भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक
वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो आपको जाना पड़ेगा पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम में। तो ये दोनों याद रखिएगा, जब वन प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे मिजोरम, जब आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से ओवरऑल एरिया तो आप बताओगे सबसे अधिक वन, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता है कि भारत में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं? भारत में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की जब आप बात करते हैं तो मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा जो देखने को मिलते हैं वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं, और दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहीं पे हैं तो वो गुजरात में है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में मैंग्रोव वनों का कुल प्रतिशत कितना है, भारत में मैंग्रोव वनों का कुल प्रतिशत कितना है, तो आपको याद रखना है भारत में मैंग्रोव वनों का कुल प्रतिशत है 0.15%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.15% एरिया पर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। क्या मैंग्रोव वनों के लिए कोई योजना इस बजट में जो है वो दी गई थी? जो अभी बजट आया था, क्या कोई बजट में योजना का अनाउंस किया गया था मैंग्रोव वनों से जुड़े हुए? तो याद रखिएगा, जी हाँ किया गया था। क्या नाम था? मिस्टी नाम था, MISHTI, MISHTI। मिस्टी जो योजना थी ये बजट में मैंग्रोव वनों से संबंधित थी, यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, जिनको ना पता हो इसको नोट कर लीजिएगा। आप जानते हैं बजट में अमृत धरोहर नामक योजना की भी चर्चा की गई थी। अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अमृत धरोहर योजना वेटलैंड से जुड़ी हुई थी। आपको पता होगा गोवर्धन स्कीम भी शुरुआत की गई थी, गोवर्धन स्कीम की भी चर्चा की गई थी। ये किससे जुड़ा है? तो याद रखिएगा वेस्ट टू वेल्थ आप कह सकते हो प्लांट, इससे जुड़ा था आपका गोवर्धन स्कीम। इसके साथ साथ कुछ मैं आपको जानकारी अतिरिक्त दे रहा हूं, जैसे भारत में मैंग्रोव वन कहां कहां पाए जाते हैं वो तो आपने देख लिया कि भारत में मैंग्रोव वन आपको कहां कहां देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में, एक मिनट, क्या आपको पता है कि भारत में ये जो मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलते हैं, भारत में ये जो मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलते हैं ये किस किस आइलैंड पे हैं? कुछ आइलैंड हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे चोराव आइलैंड, चोराव आइलैंड। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है बारातंग आइलैंड। ठीक है, बारातंग के बाद जो तीसरा आपको याद रखना है वो याद रखना है थाने क्रीक, थाने क्रीक। फ्लेमिंगो के संदर्भ में आपने इसकी चर्चा सुनी होगी। फिर पीचा, इसके बाद अगला है पीचावरम। पीचावरम के बाद आपको याद होना चाहिए भीतर कनिका, भीतर कनिका। ठीक है, तो आपको ये चोराव आइलैंड, बारातंग आइलैंड, थाने क्रीक, पीचावरम और भीतर कनिका, ये आइलैंड कहां कहां से संबंधित है, ये आज आपका होमवर्क। ये आइलैंड किस किस राज्य से संबंधित है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है। और आपको बता दें इन सभी द्वीपों पर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। कौन कौन? चोराव आइलैंड, बारातंग आइलैंड, थाने क्रीक, पीचमबारम और भीतन कनिका। ये आपका होमवर्क है आज का, जो आपको कंप्लीट करके शेयर करना है, अनिवार्य रूप से करना है, सभी को करना है। ठीक है, नहीं आता है कल की क्लास में पूछिएगा, मैं इसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन अपने स्तर से प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स में भी शेयर करना है, और इस क्लास के नोट्स को आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डेली बेसिस पर शेयर करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे शेयर होगा नोट्स सब। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा क्या बोला जा रहा है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? चलिए बताएं, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 4 तिथियां आपको दी हुई हैं, इन्हीं 4 तिथियों में से आपको चुनाव करना है। विश्व गौरैया दिवस की बात हो रही है, कब मनाया गया? देखो विश्व गौरैया दिवस की बात हो रही है, आपको बता दें
20 मार्च को ये तिथि जो है ये दिवस मनाया गया। 20 मार्च आपको याद रखना है, 20 मार्च को ये मनाया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें 2010 में एक व्यक्ति थे, उनका नाम भी आपको याद रखना है। इस व्यक्ति का नाम था, इनका नाम था मोहम्मद दिलावर। ठीक है, मोहम्मद दिलावर के प्रयासों से ये शुरू किया गया था। तो सिर्फ तिथि याद रखिए, 20 मार्च की तिथि याद रखिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। और आपको पता होगा कि भारत में पक्षियों की लगभग 50% जो आबादी थी पिछले 10 सालों में समाप्त हो चुकी है। तो जो अब बची हुई है उनको लेकर के जरूरी है कि यदि आप भी अपने स्तर से कुछ प्रयास कर सके तो कर सकते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो गर्मियों के मौसम में पीने योग्य पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं और उसको नियमित बदलते रहें। साथ ही साथ आजकल क्योंकि आप देखते होंगे कि पहले के घर में बहुत सारे ऐसे स्थान होते थे जहां पे छोटी छोटी जो चिड़िया होती थी वो अपना घर बना लेती थी, घोंसला बना लेती थी। लेकिन आज के जो आधुनिक मकानों की डिजाइन है उसमें इस प्रकार के कोई स्पेस नहीं दिए जा रहे हैं। तो आप कर सकते हैं कि मानव निर्मित जो उनके घोंसले हैं वो आप बना के या मार्केट से खरीद कर अपने घरों के आसपास लगा सकते हैं। ये एक बेहतर कदम आपके द्वारा होगा। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसे संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? क्या बोला जा रहा है? संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। बताएं। चलो बताएं, किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है। 4 नाम दिए हुए हैं, इन चारों नामों में से आपको जवाब चूज करना है। चलो देखो, इसका सही उत्तर है बॉम्बे जयश्री। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। और आपको बता दें, जब आप बात कर रहे हो संगीत पुरस्कारों से जुड़े हुए व्यक्तियों की, तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिनका नाम है अरुणा साईराम। अरुणा साईराम का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि फ्रांस सरकार ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। और फ्रांस सरकार ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, इसलिए अरुणा साईराम के साथ साथ फ्रांस भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रांस की बात करें तो आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में हमारा साझेदार है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और राफेल नामक विमान हमने फ्रांस से समझौता किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि फ्रांस के साथ हम 2 सैन्य अभ्यास प्रमुखता करते हैं जो हमें पता होना चाहिए। पहला है फिंजेक्स, जो अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। तिरुवनंतपुरम में मार्च माह में ये शुरू हुआ था। और पैगोड मिलिट्री स्टेशन है, याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में पैगोड मिलिट्री स्टेशन है जहां पे ये सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ था। और दूसरा सैन्य अभ्यास है वरुण। वरुण नामक सैन्य अभ्यास भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। इसके साथ साथ एक अन्य सैन्य अभ्यास है डेजर्ट नाइट, यह भी फ्रांस के साथ हम करते हैं। तो इतनी जानकारी आपको फ्रांस के संबंध में रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता संपन्न हुई? क्या बोला जा रहा है कि किस राज्य में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता संपन्न हुई है, आपको बताना है। 4 राज्यों के नाम दिए हैं, इन्हीं चारों में से आपको अपना जवाब चूज करना है। चल आपको बता दें, ये राज्य वही है जहां पे 2 नेशनल पार्क नए बनाए गए थे। पहले का नाम था रायमोना नेशनल पार्क, दूसरे का नाम था दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। 2 नए नेशनल पार्क यहाँ पे बनाए गए थे। यहाँ पे पहले भी कई सारी नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा, ये कई सारे नेशनल पार्क पहले से ही यहाँ पे हैं
ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है आपका असम। ठीक है, असम राज्य की बात हो रही है, मतलब इसका सही उत्तर है असम। इसमें भारत सहित कुल 10 देशों ने हिस्सा लिया था। इसको बताइए क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है हाल ही में पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता किस किस देश में आयोजित की गई थी? यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी, यह आपको बताना है। चलिए बताइएगा। चलिए फास्ट जवाब। किस देश में आयोजित की गई थी? कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन। चलो, ये देश है कतर। कतर में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। आप जानते हैं ये राज्य वही है जहां पे मतुआ धर्म महासम्मेलन आयोजित किया जाता है। मतुआ धर्म महासम्मेलन आयोजित किया जाता है, ये वही राज्य है। और जब बात करते हैं मतुआ धर्म महासम्मेलन की, मतुआ धर्म की जब आप बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर, जो कि इस धर्म के संस्थापक हैं। और इस धर्म के लोग यदि हम बात करें तो भारत के एक ही राज्य में मिलते हैं, वो राज्य है आपका बंगाल। और इसके कुछ लोग आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलते हैं। तो मथुआ धर्म महासम्मेलन हो गया या गंगा सागर मेला हो गया, ये दोनों पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। ठीक है, ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल में जलदापाड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जहां पर एक सिंही गैंडे आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसको बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? बताएं, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद मानव नहीं मानद मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको बताना। चलिए बताइएगा। 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, इनको आपको बताना है। देखो, इसका सही उत्तर है रतन टाटा। आप जानते हैं रतन टाटा एक उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इन्होंने लगातार लोगों की मदद की है। जहां भी जरूरत पड़ी है वहां पे उपस्थित रहते हैं। और उसी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने इनको ये सम्मान दिया है। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, रतन टाटा। आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको 2 चीजें याद रखना है। क्वाड याद रखना है, क्वाड के साथ साथ आपको मालाबार याद रखना। क्वाड और मालाबार, चाहे वो क्वाड सम्मेलन की बात करें, चाहे वो मालाबार सैन्य अभ्यास की बात करें, ये दोनों चीजें आयोजित कहाँ होंगी इस बार? ये दोनों चीजें आपकी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में कई सारी झीलें आपको देखने को मिलती है, जिनमें से एक प्रमुख झील है जिसको बोलते हैं आयर झील। ये भी आपको पता होना चाहिए। आयर झील ये महत्वपूर्ण झील है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो एक और झील आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है गोल्डनर। गोल्डनर झील भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रांत हैं वो प्रांत आपको पता होना चाहिए। केप यार्क प्रायद्वीप आपने सुना होगा, केप यार्क प्रायद्वीप, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही आपको देखने को मिलता है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनिया से अलग होता है, और पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली एक जल संधि है। यदि आप इस जल संधि का नाम बताएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ये आपका होमवर्क है कि ये आप बताएं कि पापुआ न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है तस्मानिया।
ठीक है, जो कि मुख्य भाग से अलग है। इसको मुख्य भाग से अलग करने वाली जो जल संधि है उसका भी नाम आपको बताना है। ठीक है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग से अलग करने वाली जो जल संधि है उसका भी नाम आपको होमवर्क में बताना है। यह भी आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। इसको बताइए, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपए के उपयोग के लिए समझौता किया? क्या बोला जा रहा है? भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए के उपयोग करने का समझौता किया है, यह आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखो, दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। एक अकाउंट होता है बोस्तरो, एक होता है नोस्तरो। ये दो प्रकार के अकाउंट आपको देखने को मिलते हैं, बोस्तरो अकाउंट और नोस्तरो अकाउंट। बोस्तरो अकाउंट क्या होता है? जब कोई देश भारत में आकर, मतलब भारत से व्यापार करना चाहता है और भारतीय मुद्रा के रूप में करना चाहता है, तो वो भारत में जब आकर खोलता है तो उसको बोलते हैं हम बोस्तरो अकाउंट। ठीक है, जब भारत देश जो है किसी अन्य देश में जाके अपना एक व्यापारिक खाता खोलता है व्यापार करने के लिए उस देश की मुद्रा में, तो उसको हम बोलते हैं नोस्तरो। तो भारत से बाहर यदि हम जाके खोल रहे हैं तो वो है नोस्तरो, भारत में आके कोई खोल रहा है तो उसको बोलते हैं बोस्तरो अकाउंट। ये आपको पता होना चाहिए। दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कि इनमें वो देश कौन सा है, तो आपको हिंट देकर बता देता हूं कि आपने पढ़ा होगा माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, माउंट किलीमंजारो इसी देश में आपको देखने को मिलता है। आपने ऑस्ट्रेलिया में तीन प्रमुख अफ्रीका में तीन प्रमुख नेशनल पार्क पढ़े होंगे, जिसमें से एक नेशनल पार्क है सेरेंगेटी नेशनल पार्क। सेरेंगेटी नेशनल पार्क, ठीक है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो आपको देखने को मिलता है ये इसी देश में देखने को मिलता है। आपको बता दें, चाहे माउंट किलीमंजारो की बात करो चाहे सेरेंगेटी की बात करो, इन दोनों का संबंध जो है ये तंजानिया से है, मतलब इसका डी विकल्प सही उत्तर है। अब इसमें एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में दो और नेशनल पार्क कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए मसाई मारा, मसाई मारा नेशनल पार्क। और मसाई मारा नेशनल पार्क किस देश में पड़ता है? ये पड़ता है आपका केन्या में। ठीक है, कीनिया में आपको पड़ता है मसाई मारा नेशनल पार्क। इसके बाद एक और नेशनल पार्क पड़ता है जो महत्वपूर्ण, जिसका नाम है क्रूगर नेशनल पार्क। क्रूगर नेशनल पार्क, क्रूगर नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। तो अफ्रीका के तीन प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला मसाई मारा केन्या में, क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में, और इसके बाद सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो आपको तंजानिया में देखने को मिलता है। यदि आप एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, उसमें जो कार्यक्रम देखने को मिलते हैं वो इन्हीं तीन नेशनल पार्कों से संबंधित रहते हैं, और ज्यादातर जो उसमें संबंधित रहता है वो सेरेंगेटी और मसाई मारा नेशनल पार्क से संबंधित कार्यक्रम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों नेशनल पार्क का नाम आपके लिए अनिवार्य है, आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक मानव चलित पहल गज मित्र शुरू की गई? गज मित्र मतलब हाथियों का मित्र, मतलब ऐसा राज्य होगा जहां पे हाथियों के मामले सर्वाधिक देखने को मिलते होंगे। और आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जानवर और मानव संघर्ष लगातार, जंगली जानवरों का जो संघर्ष है लगातार वो बढ़ता जा रहा है मानवों के प्रति। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में हम नहीं जाएंगे। चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, जहां पर आए दिन बाघ के चपेट में लोग आते रहते हैं, कई लोगों की जान भी ले चुका है अभी तक। इसी तरह से जो भी नेशनल पार्क है, अब जानवर क्या है, नेशनल पार्क से बाहर निकल कर जो है आवासीय बस्तियों में जो है वो लगातार अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पशु मानव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, और उसी को कम करने के लिए एक प्रयास है कि हाथी और मानव का जो संघर्ष है वो कम हो सके। ये पश्चिम बंगाल ने ये पहल शुरू की है। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की जब बात करते हो तो यहाँ पे दो एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलते हैं। एक है पूर्वी द्वार एलिफेंट रिजर्व, और पूर्वी द्वार एलिफेंट रिजर्व के बाद दूसरा देखने को मिलता है मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व,
दो प्रकार के दो एलिफेंट रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं पश्चिम बंगाल में, ये दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। और ये जो गज मित्र कार्यक्रम है, ये पश्चिम बंगाल सरकार का एक कार्यक्रम है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए इसको बताइएगा। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स पुरुष युगल खिताब 2023 जीत लिया है? बताइए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स पुरुष युगल खिताब 2023 जीत लिया है, आपको बताना है। चले, चार खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको उचित और सही जवाब देना है। चलिए, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा। देखो, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा, तो एक विकल्प तुरंत यहाँ से बाहर हो जाता है, वो है सानिया मिर्जा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पुरुष युगल खिताब की बात हो रही है। मतलब आपको इन्हीं तीनों में से एक सोचना है, और इसका सही उत्तर है रोहन बोपन्ना। बी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आज का अभ्यास प्रश्न है ये, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, ये जो नारायणी नदी है ना, इसके कई सारे अन्य नाम हैं। अब ये बिहार का, यदि आपने भूगोल पढ़ा होगा अपवातंत्र, तो आपको पता होगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी पर एक रिवर फ्रंट और 2 घाटों का विकास हाल ही में किया गया। आपको बताना है कि एक रिवर फ्रंट और 2 घाटों का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से हाल ही में बिहार के किस जिले में किया गया है। यहाँ तक कि आपको हिंट दे दिया गया नारायणी नदी। मतलब यदि आप इसको जानते हैं कि नारायणी नदी किस जिले से होकर बहती है, तो आप आसानी से विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अनिवार्य रूप से देना है, सभी को देना है। ठीक है, और आज 3 से 4 होमवर्क आपसे पूछे गए। 3 से 4 होमवर्कों में सबसे पहले आपको कई सारे द्वीपों के नाम मैंने दिए थे, जहां पे मैंग्रोव वनों का क्षेत्र पाया जाता है। उन द्वीपों के बारे में आपको बताना था कि इनमें से कौन सा द्वीप है, किस राज्य से संबंधित है। दूसरा, आपने उसके आगे दूसरा जो आपने होमवर्क देखा, दूसरा होमवर्क आपका संबंधित था रतन टाटा, सॉरी, दूसरा होमवर्क संबंधित था रतन टाटा वाले प्रश्न से, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित था। 2 जल संधियों के बारे में मैंने आपसे पूछा था। और तीसरा जो होमवर्क था वो आपका ये है, जो कि आप अभ्यास प्रश्न के बारे में बताओगे। तो जो भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एक लाइन में जवाब नहीं देना। जितनी मैक्सिमम जानकारी उस बिंदु के बारे में आपको पता है, उस टॉपिक के बारे में जितनी मैक्सिमम जानकारी आपको पता है, उतनी जानकारी लिखकर, चाहे वो कॉपी पे लिख के इसके बाद टेलीग्राम पे आप शेयर करिए, या तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अनिवार्य यदि हम बात करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका यूट्यूब पे होता है, तो इसको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करना है, और यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी जवाब देना है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये सेशन अब नियमित रहेगा, तो आपके लिए अनिवार्य है कि डेली का जो आपका नोट्स बनता है उसको टेलीग्राम पर आप अवश्य शेयर करें। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है, कोई चिंता होती है आपकी, तो आप बता सकते हैं। प्रत्येक चिंता का आपके समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।